तो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपकी आज की इस क्विज का होस्ट। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ठीक रात 8 बजे मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगा 15 क्वेश्चंस। तो लीजिए हाजिर हूं। घड़ी में बजा है ठीक रात का 8 और आज मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगा नए 15 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ट्रिपल सी के सितंबर मंथ के प्रैक्टिस सेट से उठाए गए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ठीक से प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये भी पता रहेगा कि आपके आने वाले, अगर आप एक ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो आपकी उसमें परसेंटेज ओवरऑल कैसी रहेगी। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हो, सीधे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ कैन यू ऐड न्यू यूजर टू योर सिस्टम। अगर आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक नया यूजर ऐड करना है तो आप उसे कैसे ऐड करेंगे। ऑप्शन ए यूजिंग लिनक्स कॉन्फ, ऑप्शन बी यूजिंग एड यूजर, ऑप्शन सी यूजिंग यूजर एड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। जितने भी ऑप्शंस दिए हुए इन सभी का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एक नया यूजर ऐड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब आप इसका रिजल्ट या आंसर जानना चाहते होंगे कि आपने जो जवाब दिया है वो सही है या गलत, या फिर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानना चाहते होंगे कि एक्चुअल में अगर हमें एक नया यूज़र ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ अबव। देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसे लिनक्स है तो लिनक्स पे ये काम करता है। वहीं अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ पे आपका ऐड यूज़र आ जाएगा। अगर आप यूनिक्स बात करें तो यहाँ पे आप यूज़र ऐड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको एक नया यूज़र ऐड करने की परमिशन देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपैरेटिव ऑपरेटर। दिए हुए ऑपरेटर्स में से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करता है। ऑप्शन ए आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर सिंबल्स ग्रेटर देन का लगा हुआ 2 बार, प्लस एंड नॉट का एक यहाँ पे लगा हुआ, नॉट इक्वल्स टू का, इसके बाद ग्रेटर देन लेस देन दोनों का है, एंड यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का लगा हुआ है लास्ट में। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा है कंपैरेटिव ऑपरेटर जो दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन कर सकता है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए सही समय है इसका आंसर जानने का। तो देखिए जब पहले वाला ऑप्शन है ये तो रिलेशन बताता है दो वैल्यूज के बीच में, चूंकि कह रहा है बड़ी है, ए बी से बड़ी है या बी ए से बड़ी है, तो ये तो आपका क्या करता है, ये आपका रिलेशन बताता है दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, यहाँ पे भी रिलेशन बता रहा है कि भाई बड़ी नहीं है या बराबर नहीं है। तीसरा वाला आप देखेंगे तो ये आपका कंपैरेटिव ऑपरेटर है। क्यों कंपैरिजन कर रहा है, देखिए बड़ा भी नहीं बराबर भी नहीं है, ये कंपैरिजन कर रहा है आपका। ठीक है, और लास्ट वाला भी आपका वही है। तो ये तीनों कंपैरेटिव ऑपरेटर में आ जाएंगे आपके, लेकिन ये तीसरा वाला ऑप्शन है आपका, ये आपका है कंपैरेटिव ऑपरेटर। सर तीनों ये रिलेशन में आएंगे और ये कंपैरेटिव ऑपरेटर आपका आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट सेल हाइट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज करते हैं तो एक सेल की मैक्सिमम डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है। ऑप्शन ए 0.45 cm, ऑप्शन बी 4.4 इंचेस, ऑप्शन सी 0.45 इंचेस एंड ऑप्शन डी 4.5 सेंटीमीटर। आपके हिसाब से अगर आपने MS एक्सेल यूज़ किया हो या आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज़ किया हो, आपके हिसाब से डिफ़ॉल्ट सेल की हाइट कितनी होती है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि एक सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होती है, अगर वह सेंटीमीटर में है या इंचेस में है। तो इसका सही जवाब, वैसे तो आपने आंसर सेंड किए होंगे बट नाउ इट्स टाइम कि आप उसको वेरीफाई करें और दोबारा से याद भी रखें कि लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या MS एक्सेल हो, 0.45 सेंटीमीटर।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू स्टार्ट स्पेल चेकर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आपने MS वर्ड यूज़ किया हो तो आपको पता होगा उसमें उसमें भी स्पेल चेकर होता है। ऐसे ही अगर आप लिब्रे ऑफिस का राइटर यूज़ करेंगे तो उसमें भी स्पेल चेकर होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है आपका कि अगर आपको स्पेल चेकर को इनेबल करना है तो आप कैसे करेंगे। ऑप्शन ए, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से स्पेल चेकिंग को इनेबल करेंगे। ऑप्शन बी है, टूल्स पे जाएंगे, वहाँ से ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग को इनेबल कर देंगे। ऑप्शन सी है, टूल्स पे जाएंगे और स्पेल चेकिंग को इनेबल कर देंगे। ऑप्शन डी है, फॉर्मेट पे जाएंगे, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग को इनेबल कर देंगे। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है, टूल्स में जाएंगे, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग को इनेबल कर देंगे। और वो क्या करेगा, आपका जो भी पैराग्राफ है उसमें जो भी स्पेलिंग एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करके आपको बता देगा और आपको सोल्यूशन भी देता है कि आप उसके जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब सही था, क्योंकि ये अब थोड़ा थोड़ा आप हमने करीबन करीबन 12-13 या 14-15 क्विजेस कंप्लीट कर ली है। तो अब सेम क्वेश्चंस तो बार बार रिपीट नहीं होंगे। अब हम बेसिक कंप्यूटर से एडवांस कंप्यूटर की ओर बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं उनको भी आप प्रिपेयर करते जाइए। इस तरीके से हम जीरो लेवल से लेकर के हमें एडवांस लेवल तक जाना है कंप्यूटर्स के। क्योंकि यहाँ पर अभी हम बेसिकली CCC के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम O लेवल पे भी जाएंगे और यहाँ पे कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस भी आने लगेंगे। अगर आपको MS वर्ड या एक्सेल में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूरे डिटेल में वीडियोस अपलोड कर दिए गए, आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। रही बात फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल को ध्यान में रखा गया है, बहुत जल्द फंडामेंटल की भी क्लासेस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए बस आपको इस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखना है। वीडियोस को देखते समय लाइक भी कर दिया करिए, इससे हमारा सपोर्ट बना रहेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा। द प्रेजेंटेशन डिजाइन दैट रेगुलेट्स द फॉलोइंग एंड लेआउट फॉर स्लाइड्स इज कॉमनली कॉल्ड। पहले से कोई बनी बनाई एक डिज़ाइन है जो आपको एक डिज़ाइन शो करता है, आप उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो उसको हम कहते क्या है? प्रेजेंटेशन तो आपको पता होगा पावर पॉइंट का हिस्सा है। तो पावर पॉइंट के बारे में बात की गई है कि पावर पॉइंट में जो पहले से बनी बनाई डिज़ाइंस होती हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम कहते क्या है। ऑप्शन ए है डिज़ाइन टेम्पलेट्स, ऑप्शन बी है ब्लूप्रिंट्स, ऑप्शन सी है प्लेस होल्डर्स एंड ऑप्शन डी है टेम्पलेट्स। आपके हिसाब से पावर पॉइंट में जो पहले से बने बनाए डिज़ाइंस होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं उनको कहते क्या है? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, आपका समय समाप्त हो गया है और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है टेम्पलेट्स। जी हाँ, टेम्पलेट्स ऑलमोस्ट हर एक ऐसी चीज़ों पे आता है, चाहे MS वर्ड्स के भी टेम्पलेट्स रहते हैं, पावर पॉइंट के भी टेम्पलेट्स रहते हैं, और अगर आप यूज़ करते हैं एक्सेल तो एक्सेल में भी बने बनाए टेम्पलेट्स रहते हैं जिनको आप क्लिक करके एडिट करके आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका जवाब पहले से ही पता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लोगो ऑफ ट्विटर। अगर आपने कभी ट्विटर यूज़ किया हो तो क्या आपको पता है ट्विटर के लोगो में क्या बना रहता है? ऑप्शन ए जानवर, एनिमल्स, ऑप्शन बी टी इज रिटन, उसमें टी लिखा रहता है ट्विटर का, ऑप्शन सी बर्ड बनी रहती है एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं रहता। ट्विटर में आपके हिसाब से लोगो में क्या रहता है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका समय हो गया है समाप्त और अब ये समय है कि आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। तो इसका सही जवाब था बर्ड। अगर आपने कभी ट्विटर ओपन किया हो तो ट्विटर के मेन स्क्रीन पे ही आप देखते हैं बर्ड बना रहता है।
तो ये लोगो का पार्ट है आपका, वही तो क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट बाय ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन ट्विटर? आपके हिसाब से ट्विटर में कोई टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, ये कैसे पता चलता है? ऑप्शन ए, टू बी रिटन बाय द यूजर, यानी यूजर कोई भी चीज लिखता है वो ट्रेंडिंग बन जाता है। ऑप्शन सी, विच इज डिस्कस्ड द मोस्ट टाइम, यानी वो चीज जो सबसे ज्यादा बार डिस्कस की जा रही है ट्विटर पे, एक दूसरे लोग ट्विटर मतलब उसको सेंड कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं उसको। थर्ड ऑप्शन है टू बी डिस्कस्ड बाय द सीईओ, जो भी ट्विटर का सीईओ है अगर वो उस चीज पे डिस्कशन करता है ट्विटर पे तो वो ट्रेंडिंग बन जाता है। एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से ट्विटर पे ट्रेंडिंग क्या होता है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है या गलत। इसका जवाब तो वैसे कोई भी दे देगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, उसके लिए कंप्यूटर का आना जरूरी नहीं है। ट्रेंडिंग का मतलब ही होता है जो बहुत चलन में चल रहा है। चलन पे चल रहा है मतलब लोग उसकी बातें कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब था बी, विच इज डिस्कस द मोस्ट टाइम्स, वो चीज जो सबसे ज्यादा बार डिस्कस की जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन आईपी एड्रेस टू एनी न्यू कनेक्टेड क्लाइंट इन द इंटरनेट? यानी अपने मोबाइल फोन में आपने जैसे ही डेटा खोला तो आपको मोबाइल फोन को एक आईपी एड्रेस मिलता है जिसकी वजह से आप इंटरनेट यूज कर पाते हो। सवाल ये है वो आईपी एड्रेस आपके मोबाइल फोन को या किसी भी यूजर को जो इंटरनेट पे कनेक्ट होता है वो आईपी एड्रेस को कौन देता है? ऑप्शन ए, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन बी, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी, डीएससीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एंड ऑप्शन डी, टीसीपी टेली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, या फिर आप इसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल है जैसे ही आप अपना डेटा ऑन करते हैं मोबाइल फोन से आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और आपका जवाब सही ही होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है डीएससीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएससीपी का मेन काम ही यही है कि जैसे ही कोई भी नया यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट हो उसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराया जाए, और जैसे ही कोई बंदा इंटरनेट को बंद करे वह आईपी एड्रेस वहाँ से पिक करके किसी और को दे दिया जाए। इससे कम आईपी एड्रेस में भी काम चलता रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स इन ASCII? ASCII कह रहा है ASCII में बिट्स कितनी होती हैं आपके हिसाब से? 7 बिट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 6 बिट। ऑप्शन सी 10 बिट। एंड ऑप्शन डी 16 बिट। क्वेश्चन था ASCII में कितनी बिट्स कार्य करती हैं? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हों क्योंकि आप उम्मीद कर रहे थे कि इसका जवाब 8 बिट होगा, लेकिन 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब आपके पास बचे हुए ऑप्शंस में से ही एक चूज करना है। चलिए थोड़ी हेल्प करता हूं मैं आपको मैं 50-50 यहाँ पे सपोर्ट देता हूं। जैसे मैं 50-50 पे जाऊंगा लाइफ लाइन पे, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 7 बिट या 6 बिट। अगर आप चाहें तो दोबारा से आंसर सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बता ही दे रहा हूं आपको, या आपने इतनी देर में सेंड भी कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं। इसका सही जवाब था 60 बिट। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में 7 बिट कार्य करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनमें से कौन सी जनरेशन जुड़ी हुई है, या आप ये कह सकते हैं AI का ही हिस्सा है। AI कब आया? ऑप्शन ए 4थी जनरेशन, 4th। ऑप्शन बी 2nd जनरेशन। ऑप्शन सी 5th जनरेशन।
इन ऑप्शन डी थर्ड जनरेशन। आपके हिसाब से एआई कब आया, किस जनरेशन का भाग है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है फिफ्थ। पहली जनरेशन का नाम था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी का है ट्रांजिस्टर, तीसरी का है इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी का है माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका सवाल ही वही था, एआई किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पांचवी जनरेशन से संबंधित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द मैचिंग ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड? कॉलम और रो जब मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉलम कहा जाता है, ऑप्शन बी सेल कहा जाता है, ऑप्शन सी रो कहा जाता है एंड ऑप्शन डी बॉक्स कहा जाता है। जब रो एंड कॉलम एक जगह पे मिलते हैं उस हिस्से को क्या कहते हैं? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है सेल। जब रो एंड कॉलम मिलते हैं तो सेल बनाते हैं। आपने एमएस एक्सेल यूज़ किया होगा या फिर आपने लिब्रे ऑफिस में कैल्क यूज़ किया होगा। दोनों में ही अगर रो एंड कॉलम्स मिलते हैं तो उसको हम सेल ही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा। From which of the following date all the banks have started sharing the cost of their ATMs for transactions? कब से बैंकों ने अपने एटीएम्स पे चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया कि अगर आप एटीएम यूज़ करते हैं तो सालाना आपको एटीएम का कुछ फीस पे करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ से ये कम ज़्यादा होता रहा है हमेशा, वैसे इस समय 100 रुपीज़ डायरेक्ट होता है। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? 1 जुलाई 2009 से, 1 जनवरी 2009 से, 1 सितंबर 2009 से या 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2009 से? आपके हिसाब से किस तारीख से एटीएम्स पे चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिया था बैंकों ने? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2009। वैसे भी बैंकों का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है, तो ज़्यादातर जो नए प्लान्स बैंक्स प्रोवाइड करती हैं या अनाउंस करती हैं वो 1 अप्रैल को ही अनाउंस करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका जवाब पहले से पता था और आज से कम इतना भी पता चल गया होगा कि भाई 1 अप्रैल 2009 से बैंकों ने अपने एटीएम्स पे चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा। Who among the following is the founder of Alibaba? दिए हुए ऑप्शंस में से अलीबाबा का फाउंडर कौन है? अब आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अलीबाबा जानते ही नहीं होंगे क्या है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे इंडिया में शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजन का यूज़ करते हैं, ऐसे ही चाइना में शॉपिंग करने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट है अलीबाबा, इसका इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि अलीबाबा को किसने फाउंड किया है? तो ऑप्शन 1 था जैक मा, ऑप्शन बी है बिली गेट्स, ऑप्शन सी है एलन मस्क एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अलीबाबा का फाउंडर कौन है? आपके हिसाब से अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। वैसे इसका सही जवाब तो अब अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो बता देते। मैंने आपको हिंट दिया है अभी कि चाइना में यूज़ होती है और चाइना के लोगों के बारे में एक बड़ी चीज़ फेमस है, चाइनीज़ बड़े पैट्रियोटिक होते हैं, मतलब वो देश से बाहर की चीज़ों को यूज़ ही नहीं करते। उनका मेन मोटो होता है देश को प्रमोट करना। इंडिया में लेकिन ऐसा नहीं है,
हम लोग चाइनीज़ सामान भी यूज़ करते हैं, अमेरिकन सामान भी यूज़ करते हैं, बाहर किसी भी कंट्री का हमारे यहाँ पे सामान आता है तो हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता। तो इसका सही जवाब था जैकमा। जैकमा एक चाइनीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रखी उन्होंने, और उन्होंने स्टार्ट किया था अलीबाबा को, और इस समय चाइना का लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट एप्लीकेशन आप कह सकते हो, जहाँ से सबसे ज़्यादा शॉपिंग होती है। इंडिया से भी आप यूज़ कर सकते हो इसको, बट इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बल्क में सामान खरीदना पड़ेगा, मतलब 2 4 5 पीसेस नहीं, फिर आपको ज़्यादा पीसेस चाहिए होंगी, तब आप अलीबाबा से परचेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज गोइंग टू बी रीलॉन्च्ड एज स्वच्छ भारत मिशन? कौन सा इनमें से प्रोग्राम है जो दोबारा से फिर से लॉन्च होने वाला है, जो कि पहले था स्वच्छ भारत मिशन आपके हिसाब से? ऑप्शन ए टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन, ऑप्शन बी है एवरी स्टेप इज क्लीन्ड, ऑप्शन सी है निर्मल भारत मिशन, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से स्वच्छ भारत मिशन को जब रीलॉन्च करेंगे इसका नाम क्या होगा? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा, और अब समय है आपके द्वारा सेंड किया गया जवाब को वेरीफाई करना। थोड़ा सा भी ब्रेन यूज़ करेंगे तो आपने इस वर्ड को सुना होगा, इट्स निर्मल भारत मिशन। निर्मल भारत मिशन को, यानी पहले जो के था स्वच्छ भारत मिशन, इसको रीलॉन्च किया जाने वाला है, जिसका नाम होगा निर्मल भारत मिशन। तरीके से आज के 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन ज़रूर मिले होंगे, थोड़े बहुत डाउट्स भी होंगे, टेंशन मत लीजिए। फंडामेंटल संबंधित जो भी डाउट्स हैं बहुत जल्द आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसके लिए मैं नोट्स क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ही नोट्स बन जाएंगे तो मैं आपको फंडामेंटल भी क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिलहाल उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस ऐसे नहीं बनती हैं। उसके लिए हमें पहले प्रॉपर होमवर्क करना पड़ता है, हमें नोट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तब जाकर हम उस चीज़ों को आपको टीच कर पाएंगे इस चैनल पे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, हम पे भरोसा बनाए रखिए, बहुत ज़्यादा आपको फंडामेंटल की क्लासेस भी मिलेंगी। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कोडिंग के लिए HTML कंप्लीट हो चुका है, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो CSS हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, C++, PHP, जितने भी वेब लैंग्वेजेस हैं, हम सारी के सारे प्रोवाइड कराएंगे आपको इस चैनल पे। तो फिलहाल आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होगी, जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।